सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं रॉकी के बारे में। ये कहानी है रॉकी बाल्बोआ की। और रॉकी एक बहुत ही शानदार फाइटर है, लेकिन उसे खुद अपनी काबिलियत का अंदाजा नहीं, क्योंकि उसे कभी भी वो इज्जत नहीं मिली और वो बहुत गरीब है। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी ट्रेनिंग पे इतना खर्च कर सके, इसीलिए वो हमेशा ही परेशान रहता है और वो छोटे मोटे काम करते रहता है और उसकी कभी भी हिम्मत नहीं होती कि वो फाइटिंग को अपना करियर बनाए। लेकिन जब उसे मौका मिलता है तब वो पूरी दुनिया को दिखाता है कि रॉकी बाल्बोआ क्या चीज है। कहानी की शुरुआत होती है और हम रॉकी को लड़ते हुए देखते हैं। और रॉकी अभी एक फाइटर से लड़ रहा है और ये बस एक क्लब मैच है जहाँ पे दो फाइटर को सिर्फ इसलिए लड़वाया जाता है ताकि सट्टेबाजी हो सके। और यहाँ के सारे लोगों को पता है कि रॉकी कितना बेहतरीन फाइटर है, इसीलिए लोग रॉकी पे धनाधन पैसे लगाते हैं। लेकिन जो आदमी रॉकी के साथ लड़ रहा है वो भी एक खतरनाक फाइटर है जिसका नाम है स्पाइडर। और अब इनके बीच ऐसे ही लड़ाई होती रहती है और रॉकी आराम आराम से लड़ रहा होता है। तभी एक राउंड खत्म हो जाता है और जब रॉकी बैठा होता है तभी उसके पास एक आदमी आता है और कहता है कि मैं तुम पे पैसे लगा रहा हूँ। और रॉकी कहता है कि तुम जीत जाओगे और वो आदमी खुश हो जाता है और रॉकी एक बार फिर से लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन अब जब इनके बीच लड़ाई हो रही होती है और स्पाइडर देखता है कि रॉकी उस पर भारी पड़ रहा है तब वो उसके आंख पे वार करता है, वो भी गलत तरीके से। और इस चीज को देखने के बाद रॉकी आग बबूला हो जाता है और अब तक जो रॉकी आराम से लड़ रहा था अब वो मुक्कों की बारिश कर देता है और देखते ही देखते स्पाइडर को नॉकआउट कर देता है। और इस चीज को देखने के बाद सारे लोग खुशियां मनाने लगते हैं क्योंकि रॉकी एक और मैच जीत चुका है। तभी रॉकी पहुंचता है रेस्ट रूम में और यहाँ पे स्पाइडर भी होता है जो रॉकी को कहता है कि आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी तभी तुम जीत गए, वरना मैं तुम्हें हरा देता। तभी यहाँ का प्रोमोटर आता है और वो स्पाइडर को $17 देता है और कहता है कि तुम्हें $40 मिले थे, लेकिन सब चीज के पैसे काटने के बाद तुम्हारे $17 बनते हैं। और इतना कहने के बाद वो रॉकी के पास जाता है और कहता है कि क्योंकि तुमने इस मैच को जीता है तब तुम्हारे $65 बनते हैं, लेकिन सब कुछ काटने के बाद तुम्हें मिलते हैं $40। लेकिन रॉकी जानता है कि ये पैसे बहुत कम है और इतने पैसे में गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए वो प्रोमोटर से पूछता है कि मेरी अगली फाइट कब है। तब वो बताता है कि तुम्हारी अगली फाइट 15 दिनों के बाद है। और इस बात को सुनने के बाद रॉकी यहाँ से चल पड़ता है और वो दौड़ते हुए पहुंचता है अपने घर। और जब वो घर के अंदर जाता है तब हम देखते हैं कि रॉकी के पास यहाँ पे दो पेट्स है, एक कछुआ है और एक मछली है। और रॉकी इन्हीं दोनों से बातें करता है क्योंकि उसके घर में दूसरा कोई भी नहीं है। और अब रॉकी अपने पेट का खाना लेकर के प्रैक्टिस करने लगता है कि अब वो दुकान में जाने के बाद क्या कहेगा। और प्रैक्टिस करने के बाद अगली सुबह रॉकी पहुंचता है एक पेट शॉप में जहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है एड्रियन। और रॉकी एड्रियन को पसंद करता है, इसीलिए वो उससे बातें करने लगता है। लेकिन एड्रियन अपनी ही दुनिया में खोई रहती है और उसे ज्यादा बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अब रॉकी उससे एक के बाद एक सवाल पूछते जाता है, लेकिन एड्रियन उसका कोई भी जवाब नहीं देती और वो सिर्फ अपना सर हिलाती है। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे इस दुकान की मालकिन आ जाती है और वो एड्रियन को कहती है कि जाकर के पीछे सफाई करो। और एड्रियन यहाँ से चली जाती है और एड्रियन के जाने के बाद रॉकी भी यहाँ से चल पड़ता है। और अब रॉकी जाता है एक डॉक पे जहाँ उसे एक आदमी मिलता है। फिर रॉकी उसे पकड़ लेता है, फिर उसे धमकाने लगता है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि रॉकी गाजू नाम के एक आदमी के लिए काम करता है और गाजू साहूकार है, वो लोगों को कर्जा देता है और जब वो लोग पैसे नहीं चुका पाते तब वो रॉकी को भेजता है। इसीलिए अब रॉकी इस आदमी से कहता है कि मुझे गाजू ने कहा है कि मैं तुमसे सारे पैसे ले लूं और अगर तुम पैसे नहीं देते हो तब मैं तुम्हारी एक उंगली तोड़ दूं। और अब इस बात को सुनने के बाद ये आदमी बुरी तरीके से डर जाता है और वो अपने सारे पैसे दे देता है। लेकिन इसमें अभी भी कुछ पैसे कम होते हैं, इसीलिए वो रॉकी के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और रॉकी इसकी उंगली नहीं तोड़ता। तब वो आदमी कहता है कि अपने मालिक से कहना कि तुमने मेरी उंगली तोड़ दी क्योंकि मैं अपनी उंगली पे पट्टी बांध लूंगा। लेकिन रॉकी इन बातों को नहीं सुनता और चला जाता है और जल्दी ही जाकर के मिलता है गाजू से। तब गाजू का ड्राइवर इससे बदतमीजी करने लगता है और कहता है कि रॉकी ने उस आदमी की उंगली नहीं तोड़ी क्योंकि ये डरता है। तब इस बात को सुनने के बाद रॉकी भी गुस्सा हो जाता है। तभी गाजू गाड़ी रुकवाता है और वो रॉकी को साइड में लेकर के जाता है और कहता है कि मैंने कोई अनाथ आश्रम नहीं खोला है कि मैं खैरात में लोगों को पैसे बांटते रहूं, इसीलिए मैं तुम्हें भेजता हूँ पैसे लाने के लिए। और अगर तुम इसी तरीके से नरमी बरतते रहे तब एक दिन मेरा धंधा बंद हो जाएगा, इसीलिए तुम्हें उसकी उंगली तोड़ देनी चाहिए थी और अगली बार से ये सब नहीं होना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो रॉकी को थोड़े से पैसे देता है और यहाँ से चला जाता है। और गाजू से मिलने के बाद अब रॉकी पहुंचता है एक जिम खाना और रॉकी यहीं पे प्रैक्टिस किया करता था। लेकिन आज जब वो अपने लॉकर के पास जाता है तब वो देखता है कि उसके लॉकर से उसका सारा सामान निकाल दिया गया है और अब ये लॉकर कोई और इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए अब रॉकी गुस्सा हो जाता है और पहुंचता है यहाँ के कोच के पास जिसका नाम है मिकी। और जब रॉकी पूछता है कि तुमने मेरा लॉकर क्यों ले लिया तब मिकी बदतमीजी करने लगता है और कहता है कि तुमने बहुत दिनों से पैसे नहीं दिए हैं, इसीलिए मैंने तुम्हारा लॉकर ले लिया और तुम एक गधे हो। और इतना कहने के बाद वो रॉकी की और भी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है और रॉकी कहता है कि कल मैंने एक फाइट लड़ी थी और मैं उसे जीता भी था। तब मिकी कहता है कि तुमने एक गधे के साथ फाइट की थी इसीलिए तुम उसे हरा पाए। और अब मिकी ऐसे ही बेइज्जती करते जाता है रॉकी की और रॉकी यहाँ से निकल जाता है। और यहाँ से निकलने के बाद वो एक बार फिर से पहुंचता है एड्रियन के पास और वैसे ही एड्रियन से बातें करने लगता है और उसे अपना पूरा दिनचर्या बताता है कि आज उससे उसका लॉकर भी छीन लिया गया। लेकिन एड्रियन फिर से कोई जवाब नहीं देती और रॉकी यहाँ से चला जाता है। और यहाँ से जाने के बाद वो पहुंचता है एक बार में और यहीं पे हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है पॉली। और पॉली एड्रियन का भाई है और पॉली चाहता है कि रॉकी और एड्रियन एक साथ
साथ हो जाए, क्योंकि पॉली जानता है कि रॉकी अच्छा लड़का है। लेकिन रॉकी यहाँ पे पॉली को बताता है कि तुम्हारी बहन बहुत जिद्दी है और मैं दिन रात कोशिश करते रहता हूँ, लेकिन वो मुझे घास तक नहीं डालती और वो मेरे सवालों के जवाब तक नहीं देती। तब पॉली गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो 30 की होने जा रही है और वो दिन भर घर में पड़ी रहती है और अगर उसकी यही आदतें रही तो वो अकेली ही मरेगी और कोई भी अच्छा लड़का उसका हाथ नहीं थामेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ और समय बिताओ। और पॉली ऐसे ही कोसते रहता है अपनी बहन को और थोड़ी देर के बाद यहाँ से चला जाता है। तब रॉकी टीवी देख रहा होता है और टीवी पे वो देखता है अपोलो क्रीड को, और अपोलो क्रीड अभी का हैवीवेट चैंपियन है और रॉकी अपोलो की बहुत इज्जत करता है और कहता है कि एक महान फाइटर है। तभी अपोलो अपने अगले फाइट की अनाउंसमेंट करता है और अब रॉकी बाहर से भी निकल जाता है। फिर जब वो घर जा रहा होता है तभी वो एक छोटी लड़की को देखता है जो यहाँ के मोहालियों के साथ सिगरेट पी रही होती है। इसीलिए अब रॉकी उस लड़की को यहाँ से निकाल लेता है और उसे समझाने लगता है, क्योंकि रॉकी इस लड़की को पहले से जानता है और वो उसे बहुत सारा ज्ञान देता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। अगर तुम इन लोगों के चक्कर में रहोगी तब तुम बर्बाद हो जाओगी। लेकिन ये लड़की रॉकी की कोई भी बात नहीं सुनती, क्योंकि हर जगह यही बात फैली हुई है कि रॉकी निकम्मा है और वो कुछ भी नहीं करता। इसीलिए रॉकी अब उस लड़की को घर छोड़ता है, लेकिन वो लड़की रॉकी का शुक्रिया अदा तक नहीं करती। लेकिन अब रॉकी इन सारी चीजों का आदी हो गया है, इसीलिए उसे बुरा नहीं लगता और वो अपने घर चला जाता है। तभी हम अपोलो क्रीड को देखते हैं, जिसका मैनेजर उसे बताता है कि जिस फाइटर के साथ उसकी फाइट होने वाली थी वो इंजर्ड हो चुका है, इसीलिए अब इन्हें फाइट पोस्टपोन करनी पड़ेगी। तब अपोलो क्रीड गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे कैसे भी फाइट करनी है, क्योंकि इस फाइट के लिए मैंने कई महीनों से तैयारी की है। और यहाँ पे उसका मैनेजर बताता है कि स्पॉन्सर्स ने बहुत पैसे खर्च कर दिए हैं इस फाइट के लिए और अपोलो ने वो सारे पैसे उठा लिए हैं, इसीलिए ये लोग चाह करके भी इस फाइट को कैंसिल नहीं कर सकते। फिर अपोलो बात करता है यहाँ के प्रोमोटर से और वो और फाइटर्स के नाम रखता है। तब प्रोमोटर बताता है कि उनमें से कोई भी फाइटर अभी अवेलेबल नहीं है और सब लोग अभी रेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए अब अपोलो परेशान होने लगता है और कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम किसी नए लड़के को मौका दें। ये पूरी दुनिया बहुत ही सेंटिमेंटल है और हम इसी चीज का फायदा उठाएंगे और हम हर जगह प्रचार करेंगे कि अपोलो क्रीड एक नए लड़के को मौका देना चाहता है और दुनिया का हैवीवेट चैंपियन एक शॉर्ट छाप फाइटर से फाइट करेगा और इससे बड़ी बात लोगों के लिए कुछ नहीं होगी। और ये फाइट करेंगे हम अमेरिका के जन्मदिन पे और वो फाइटर होगा फिलाडेल्फिया से। और अब इस बात को सुनने के बाद प्रोमोटर भी खुश होता है और कहता है कि ये फाइट आग लगा देगी और बहुत सारे लोग इस फाइट को देखेंगे, इसीलिए अब ये लोग राजी हो जाते हैं। तभी हम रॉकी को देखते हैं और रॉकी मिलता है गैजो से और गैजो उसे कुछ नए नाम देता है और कहता है कि अब तुम्हें इन लोगों से वसूली करनी है। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। तभी हम अपोलो को फिर से देखते हैं और अपोलो के हाथ में एक डायरी होती है जिसमें फिलाडेल्फिया के सारे फाइटर्स की लिस्ट है और वो बहुत सारे फाइटर्स को देखता है। लेकिन जब वो रॉकी का नाम देखता है तब वो खुश हो जाता है और कहता है कि मैं इसी लड़के से फाइट करूंगा, क्योंकि इसका पूरा नाम है इटालियन स्टैलियन रॉकी बाल्बोआ। इसका नाम ही बहुत दमदार है और जैसे ही लोग इस नाम को सुनेंगे उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही अपोलो का मैनेजर रॉकी की प्रोफाइल देखता है उसे पता लगता है कि रॉकी एक साउथपो है, यानी कि वो बाएं हाथ से लड़ता है। इसीलिए वो अपोलो को आगाह करने लगता है और कहता है कि तुम्हें एक साउथपो से कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तब अपोलो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे आसानी से हरा दूंगा। फिर सारे लोग रॉकी को ढूंढने लगते हैं। तभी हम रॉकी को देखते हैं पॉली के साथ और पॉली रॉकी को अपने घर पे लेकर के जा रहा होता है, क्योंकि उसने रॉकी से कहा है कि एड्रियन तुम्हारा इंतजार कर रही है और वो तुम्हारे साथ बाहर जाने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे ही रॉकी घर के अंदर जाता है और पॉली एड्रियन से बात करता है, रॉकी को पता लगता है कि एड्रियन बाहर नहीं जाना चाहती। इसीलिए अब पॉली और एड्रियन में झगड़ा होने लगता है और पॉली एड्रियन का सारा खाना बाहर फेंक देता है जो खाना वो बना रही थी और एड्रियन अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। तब पॉली रॉकी से कहता है कि उससे बात करो और उसे बाहर लेकर के जाओ। और अब रॉकी भी बात करने लगता है एड्रियन से, वो भी दरवाजे के बाहर से। तभी थोड़ी देर के बाद एड्रियन तैयार होकर के बाहर आती है, लेकिन वो इसलिए आती है ताकि उसका भाई ज्यादा गुस्सा ना करे। फिर रॉकी एड्रियन के साथ बाहर जाने लगता है और पॉली ने उसे बताया है कि एड्रियन को आइस स्केटिंग का शौक है, इसीलिए रॉकी भी उसे उसी जगह पे लेकर के जाता है। लेकिन आज थैंक्स गिविंग है, इसीलिए पूरी की पूरी जगह बंद है। तब रॉकी उस आदमी के पास जाता है जो अभी यहाँ का इंचार्ज है और रॉकी उससे बात करने लगता है। तब वो आदमी बताता है कि तुम्हें सिर्फ 10 मिनट का वक्त मिल सकता है, वो भी $10 के लिए। और रॉकी मान जाता है और एड्रियन स्केटिंग करने लगती है। तब रॉकी उससे बात करता है और एड्रियन उससे पूछती है कि तुमने फाइटर बनने का कैसे निश्चय किया। तब वो कहता है कि बचपन में मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जिनका दिमाग अच्छा होता है और एक जिनका शरीर अच्छा होता है, और तुम्हारा दिमाग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसीलिए तुम्हें अपने शरीर पे काम करना चाहिए। और मैंने भी वही किया और मैंने अपने शरीर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और जब मैं 8 साल का था तब से मैं बॉक्सिंग करता हूँ और एक समय के बाद मुझे इसमें मजा आने लगा और मैंने सोचा कि इसी में मैं अपना करियर बनाऊंगा। तब एड्रियन कहती है कि मेरे साथ बिल्कुल उल्टा है, मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मेरी शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसीलिए मुझे ज्यादा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। और अब इनकी बातें ऐसे ही चलती जाती हैं और 10 मिनट का वक्त खत्म हो जाता है। तब रॉकी एड्रियन को लेकर के जाने लगता है, लेकिन वो अपने घर के पास रुक जाता है और एड्रियन को घर के अंदर आने के लिए कहता है। लेकिन एड्रियन घर के अंदर नहीं आना चाहती, क्योंकि वो आज से पहले किसी भी लड़के के साथ बाहर नहीं गई थी, इसीलिए वो किसी लड़के के घर के अंदर नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो घर के अंदर गई तब वो रॉकी के करीब जाने लगेगी।
और इन दोनों के बीच कुछ हो जाएगा। लेकिन अब रॉकी एड्रियन को मनाने लगता है और मनाते मनाते उसे घर के अंदर ले आता है। लेकिन एड्रियन यहाँ पे बहुत ही अनकंफर्टेबल होती है। तब रॉकी उसे कंफर्टेबल करने लगता है और थोड़ी देर के बाद एड्रियन भी कंफर्टेबल हो जाती है। फिर वो घर में घूमने लगती है और वो यहाँ पे रॉकी के परिवार की तस्वीरें देखती है और उसके साथ साथ रॉकी के बचपन की भी। लेकिन इन सारी चीजों को देखने के बाद एड्रियन कहती है कि अब मैं घर जा रही हूँ। तब रॉकी उसे रोकता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हारा चश्मा हटा सकता हूँ, और इतना कहने के बाद वो चश्मा निकाल देता है। फिर वो एड्रियन की टोपी भी निकाल देता है और एड्रियन से कहता है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन एड्रियन कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तब रॉकी कहता है कि नहीं, और इतना कहने के बाद वो कहता है कि अब मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ, अगर तुम्हें बुरा लगे तब तुम मुझे रोक सकती हो। और इतना कहने के बाद वो एड्रियन को किस करने लगता है और एड्रियन भी उसे नहीं रोकती और थोड़ी देर के बाद वो भी उसे किस करने लगती है और देखते ही देखते ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तब जैसे ही सुबह होती है रॉकी को पता लगता है कि मिकी उसे बुला रहा है, इसीलिए वो पहुंचता है जिम खाना। फिर जब वो मिकी से मिलता है तब मिकी उसे एक कार्ड देता है और कहता है कि यहाँ पे अपोलो क्रीड के आदमी आए हुए थे और उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो अपोलो क्रीड के फाइट में मदद कर सके, इसीलिए वो तुम्हें ढूंढ रहे थे। इसीलिए अब रॉकी इस कार्ड को लेकर के जाने लगता है। तब मिकी एक बार फिर से बदतमीजी करने लगता है रॉकी से। तब रॉकी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि 6 साल से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, लेकिन हमेशा से ही तुम्हारा रवैया यही रहा है मेरे लिए, इसीलिए आज मैं जानना चाहता हूँ कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तब मिकी कहता है क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे फाइटर हो और तुम एक बहुत ही बेहतरीन फाइटर बन सकते थे, लेकिन तुमने सब कुछ को छोड़ दिया और तुम एक गुंडे बन गए और एक सूदखोर की गुलामी करने लगे और उसके टुकड़ों पे पलने लगे। तब रॉकी गुस्सा होकर के यहाँ से चला जाता है और वो पहुंचता है उसी प्रोमोटर के ऑफिस में। तब वो प्रोमोटर आता है उसके पास और रॉकी कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं अपोलो क्रीड के साथ प्रैक्टिस करूंगा और कहीं उनकी हेल्प कर पाऊंगा। तब प्रोमोटर कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, हम चाहते हैं कि तुम अपोलो क्रीड के साथ फाइट करो। और इस बात को सुनने के बाद रॉकी अब सोच में पड़ जाता है और वो कुछ भी समझ नहीं पाता है और कहता है कि मैं एक बहुत ही छोटा मोटा फाइटर हूँ जो क्लब में फाइट से लड़ता हूँ और मैं अपोलो क्रीड से लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। तब वो प्रोमोटर कहता है कि अपोलो क्रीड तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और वो तुम्हें एक मौका देना चाहते हैं और किसी भी आम इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है, इसीलिए तुम्हें ना नहीं कहना चाहिए क्योंकि ऐसा मौका तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। और इस बात को सुनने के बाद रॉकी भी मान जाता है और अब जल्दी ही रात हो जाती है और हम रॉकी को देखते हैं एड्रियन के साथ उसके घर पे। तभी टीवी पे हम अपोलो क्रीड को देखते हैं और वो अपनी फाइट की अनाउंसमेंट करता है रॉकी के साथ। और यहाँ पे टीवी पे रॉकी भी आता है और जैसे ही पॉली इन सारी चीजों को देखता है वो लालच में आ जाता है क्योंकि अब रॉकी को $1.5 लाख मिलने वाले हैं। इसीलिए वो रॉकी से कहता है कि मैं तुम्हारा मैनेजर बनना चाहूंगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो रॉकी का मैनेजर बन गया तो वो उसे बहुत सारे पैसे लेगा। लेकिन रॉकी कहता है कि कल तक किसी को मेरी परवाह नहीं थी, इसीलिए मैं अकेला ही ठीक हूँ और मैं इस जंग को अकेला ही लड़ूंगा। और इतने कहने के बाद वो यहाँ से निकल जाता है और वो जैसे ही अपने घर पहुँचता है उसके घर पे मिकी आता है और मिकी रॉकी से कहता है कि हम इतिहास रच सकते हैं और तुम वो गलती मत करना जो गलती मैंने की थी। जवानी में मैं भी एक बहुत ही बेहतरीन फाइटर था, लेकिन मेरे उम्र के बाकी फाइटर को वो सारी चीजें मिली जो मुझे मिलनी चाहिए थी और वो मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास कोई भी मैनेजर नहीं था, इसीलिए मैं तुम्हारा मैनेजर बनना चाहता हूँ। लेकिन अभी रॉकी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, इसीलिए कहता है कि थोड़े समय पहले आपने मुझसे मेरा लॉकर भी छीन लिया और आज आप मेरे मैनेजर बनना चाहते हैं, नहीं चाहिए मुझे आपकी मदद। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद मिकी यहाँ से जाने लगता है और वो रॉकी से माफी मांगता है और कहता है कि तुमने भी कभी मुझसे मदद नहीं मांगी, अगर तुम मेरे पास आए होते और मुझसे दिल खोल करके मदद मांगी होती तब मैं तुम्हें जरूर कोचिंग देता। लेकिन अब रॉकी बहुत गुस्से में होता है और कहता है कि आज से पहले मुझे कोई भी नहीं पूछ रहा था और मैं सबके लिए एक निकम्मा और आवारा था, लेकिन आज अचानक एक आदमी मेरे पास आया और उसने कहा कि तुम क्या अपोलो क्रीड से फाइट करोगे, और मैंने हाँ भी कर दिया। उसके बाद सारी चीजें बदल गई, लेकिन मैं अभी भी वो निकम्मा हूँ जिसने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया है। और अब मिकी इन सारी बातों को सुन करके यहाँ से जाने लगता है और रॉकी ऐसे ही चिल्लाते रहता है। वो दुनिया को कोसता है और उसके साथ साथ वो अपने आप को भी कोसता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे एहसास होता है कि उसे मिकी की सच में जरूरत है, इसीलिए वो दौड़ता हुआ पहुंचता है मिकी के पास और मिकी को कहता है कि वो उसकी कोचिंग लेना चाहता है और वो उसे अपना मैनेजर भी रखना चाहता है और मिकी भी मान जाता है। फिर रॉकी अगली सुबह से अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करता है। वो सुबह सुबह जगता है और कच्चे अंडे पीता है और दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन रॉकी को एहसास होता है कि उसका स्टेमिना अभी इतना बेहतर नहीं है, इसीलिए उसे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। तभी रॉकी को पॉली बुलाता है और जब वो उसके मीट शॉप पे जाता है तब पॉली रॉकी से कहता है कि अब तो तुम अपने फाइट में मशगूल हो जाओगे, इसीलिए गाजू से बात करो क्योंकि मैं गाजू के लिए काम करना चाहता हूँ और मैं इस मीट शॉप में और ज्यादा नहीं रहना चाहता। तब रॉकी उसे मना कर देता है और इस बात को सुनने के बाद पॉली गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मेरी बहन का इस्तेमाल कर रहे हो। तब इस बात को सुनने के बाद रॉकी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे जो मांस होता है रॉकी उस पर पंचेस मारने लगता है और इस चीज को देखने के बाद पॉली की हालत खराब हो जाती है और पॉली डर जाता है और रॉकी यहाँ से चला जाता है। और यहाँ से जाने के बाद वो मिलता है एड्रियन से। तब एड्रियन उसके करीब आने लगती है। तब रॉकी कहता है कि अब हम ये सब नहीं कर सकते क्योंकि मुझे ताकत की जरूरत है और जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब हम किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं होते, हम अपनी ऊर्जा को बचा करके रखते हैं। लेकिन एड्रियन को ये बात बुरी लग जाती है। तब रॉकी उसे फिर से मनाता है और
पहुंचता है जिम खाना जहाँ पे अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर देता है। तब मिकी उससे कहता है कि तुम्हारा बैलेंस बिल्कुल ही खराब है और अगर तुम्हारा बैलेंस खराब होगा तब तुम अच्छे से नहीं लड़ पाओगे और इसका सिर्फ एक ही तरीका है। और इतना कहने के बाद वो उसके पैर में धागा बांध देता है और कहता है कि अब तुम प्रैक्टिस करो और अगर तुम्हारा धागा टूटा इसका मतलब यह है कि तुम्हारा बैलेंस खराब है और अगर तुम धागे के साथ लड़ पाए मतलब ये कि तुम्हारा बैलेंस अच्छा हो चुका है। और रॉकी ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहता है। तभी उसे पॉली मिलता है और पॉली उसे लेकर के जाता है अपनी मीट शॉप पे और रॉकी को यहाँ पे पता लगता है कि पॉली ने मीडिया वालों को बुला रखा है ताकि वो थोड़े पैसे कमा सके। इसीलिए रॉकी उस पर गुस्सा करता है लेकिन फिर भी वो अंदर चला जाता है और मीडिया वाले रॉकी का इंटरव्यू लेने लगते हैं और वो उससे पूछते हैं कि आपके साथी ने हमें बताया कि आप मीट पे प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए क्या आप हमें दिखा सकते हैं। और अब रॉकी मीट पे पंचेस मारने लगता है और जब ये चीज टीवी पे आती है तब इस चीज को अपोलो का मैनेजर देखता है और वो अपोलो से कहता है कि ये लड़का बहुत ही खतरनाक है, तुम्हें इसे देखना चाहिए। लेकिन अपोलो उसे हल्के में लेता है और कहता है कि मुझे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, मैं इसे हरा दूंगा। तभी पॉली पहुंचता है अपने घर पे और जब वो रॉकी और उसकी बहन को देखता है तब वो गुस्सा करने लगता है क्योंकि पॉली को कैसे भी पैसे चाहिए और रॉकी उसकी मदद नहीं कर रहा क्योंकि वो चाहता है कि वो रॉकी के बहाने बहुत सारे पैसे कमाए। इसीलिए अब वो यहाँ पे तोड़फोड़ करने लगता है और वो अपनी बहन को गालियां बकता है और रॉकी को कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों सो रहे हो और इस बात से रॉकी गुस्सा हो जाता है और वो पॉली का कॉलर पकड़ लेता है। तब पॉली उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और रॉकी उसे छोड़ देता है। लेकिन अब रॉकी अपना पूरा समय अपनी प्रैक्टिस में ही बिताता है और मिकी इन सारी चीजों को देखने के बाद बहुत खुश है और उसे लगता है कि अब रॉकी पूरे तरीके से तैयार है और वो अपनी प्रैक्टिस को ऐसे ही जारी रखता है। वो दिन रात प्रैक्टिस करते रहता है और जितना हो सके अपने स्टेमिना को बढ़ाने की कोशिश करता है। इसीलिए वो हर एक तरीके के दाव पेच आजमाता है और हर एक तरीके की एक्सरसाइज करता है और बॉक्सिंग के एक भी दाव पेच को नहीं छोड़ता और जितने भी उसने गोल्स सेट किए होते हैं वो उन सारी चीजों को पूरा करता है। और अब अगले दिन रॉकी की फाइट है, इसीलिए वो रात में उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे कल वो फाइट लड़ने वाला है। और जब वो यहाँ पे घूम रहा होता है तभी यहाँ पे प्रोमोटर आता है और उसे देखने के बाद रॉकी कहता है कि आप लोगों ने जो पोस्टर लगाया है वो गलत है क्योंकि मेरे शॉर्ट्स का कलर वो नहीं है। तब वो प्रोमोटर कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। तब रॉकी को एहसास होता है कि वो सब लोग इसके साथ बस मजाक कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि रॉकी कुछ भी नहीं है और क्रीड भी आकर के उसके साथ मजाक करेगा। इसीलिए अब रॉकी दुखी हो जाता है लेकिन फिर वो निश्चय करता है कि आज से पहले वो कुछ भी नहीं था और आज तक दुनिया में कोई भी नहीं जो क्रीड के पास भी पहुंच सका हो और क्रीड को हराया हो। इसीलिए रॉकी कहता है कि अगर मैं आखिरी राउंड तक उस घंटी के बजने तक खड़ा रहा तब मुझे जिंदगी में पहली बार इस बात का एहसास होगा कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ और मैं अपने आप के नजरों में ऊपर उठ पाऊंगा और मुझे लगेगा कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। फिर अगले दिन इस फाइट की शुरुआत होने लगती है और हर जगह तैयारी चल रही होती है। कुछ लोग रॉकी को तैयार करते हैं और कुछ लोग क्रीड को तैयार कर रहे होते हैं और अब रॉकी की एंट्री होती है और यहाँ पे रॉकी के कपड़े के पीछे उसी मीट शॉप का नाम लिखा होता है जिस मीट शॉप में पॉली काम करता है और पॉली को इसके लिए $3000 मिले हैं और रॉकी ने ये सिर्फ पॉली के लिए किया है ताकि पॉली खुश रहे। और अब रॉकी पहुंच जाता है रिंग में। तभी यहाँ पे एंट्री होती है क्रीड की और क्रीड यहाँ पे जॉर्ज वाशिंगटन बना हुआ है और वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में है, इसलिए वो हंसी मजाक करता हुआ आ रहा है। फिर वो रिंग में पहुंचता है और ये सारे लोग तैयार हो जाते हैं और देखते ही ये लड़ाई भी शुरू हो जाती है और क्रीड बहुत ही ज्यादा जोश में होता है और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और उसे देख करके ऐसा लगता है कि वो जल्दी ही नॉकआउट करने वाला है रॉकी को। इसीलिए वो रॉकी पे पंचेस बरसाने लगता है और रॉकी थोड़ा संभल के लड़ रहा होता है और क्रीड उसे डोमिनेट करते जाता है और एक वक्त के बाद रॉकी को एहसास होता है कि अब उसके पास मौका है। तब रॉकी अपने बाएं हाथ का कमाल दिखाता है और वो क्रीड को एक पंच मारता है और क्रीड धड़ाम से जमीन पे गिरता है क्योंकि क्रीड को एहसास नहीं होता है कि ये आदमी साउथपो है और सबसे ज्यादा ताकत इसके बाएं हाथ में है। और यहाँ पे क्रीड को पहली बार इस बात का आभास होता है कि वो रॉकी को हल्के में नहीं ले सकता, इसलिए वो उठ करके खड़ा हो जाता है और अब वो भी आराम से लड़ने लगता है। लेकिन अभी भी वो अटैकिंग मोड में होता है, इसीलिए वो बार बार रॉकी को मारने की कोशिश करता है और रॉकी भी उस पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन रॉकी के पंचेस अभी भी मिस हो जाते हैं। तभी क्रीड भी पलटवार करता है और वो रॉकी को एक पंच मारता है और रॉकी भी नीचे गिर जाता है और अब इनकी लड़ाई ऐसे ही घमासान चलने लगती है और ये दोनों ही एक दूसरे पे भारी पड़ते हैं और कोई भी कमजोर नजर नहीं आता और एक के बाद एक राउंड ऐसे ही निकलते जाता है और क्रीड हालत खराब कर देता है रॉकी की। लेकिन रॉकी ने भी क्रीड की हालत खराब कर रखी होती है और दोनों की हालत एक जैसी होती है। लेकिन अब क्रीड हमला करता है रॉकी पे और रॉकी एक बार फिर से नीचे गिर जाता है और उसका कोच उसे कहता है कि तुम नीचे ही रहो क्योंकि अगर अब तुम खड़े हुए तब ये लड़ाई और भी बद से बदतर हो जाएगी और तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन रॉकी एक बार फिर से उठ खड़ा होता है और इस चीज को देखने के बाद अब क्रीड भी पागल होने लगता है क्योंकि अब क्रीड की भी हालत खराब हो चुकी है। लेकिन रॉकी एक बार फिर से लड़ने के लिए उठ खड़ा हो चुका है, इसीलिए इनके बीच फिर से लड़ाई होने लगती है और रॉकी बहुत ही कड़ा टक्कर देता है क्रीड को और 14वां राउंड खत्म हो जाता है और अब इस गेम में सिर्फ एक ही राउंड बचा हुआ है। लेकिन अब रॉकी की आंखें सूज चुकी है, इसीलिए मिकी कहता है कि मैं इस फाइट को रुकवाने वाला हूँ। तब रॉकी कहता है कि नहीं, मेरी आंखों पे चाकू मारो ताकि जितना भी खून जमा है वो बाहर निकल जाए क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ। और मिकी भी ऐसा ही करवाता है और जैसे ही खून निकलता है रॉकी को एक बार फिर से नजर आने लगता है और दूसरी तरफ क्रीड की भी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। तब उसका मैनेजर कहता है कि मैं इस फाइट को रुकवाने वाला हूँ, लेकिन क्रीड कहता है कि नहीं, मैं लड़ना चाहता हूँ। और अब देखते ही ये दोनों एक बार फिर से उठ खड़े होते हैं और क्रीड रॉकी को एक पंच मारता है और रॉकी लड़खड़ा जाता है। लेकिन रॉकी के हौसले को तोड़ना इतना आसान नहीं है, इसीलिए रॉकी अभी भी तैयार है और वो क्रीड को कहता है कि आओ मेरे पास।
पास और क्रीड जैसे ही उसके पास जाता है रॉकी उस पर टूट पड़ता है और रॉकी ने पहले ही क्रीड की दाई पसली को जख्मी कर दिया है, इसीलिए वो उसकी बाई पसली पे हमला करता है और रॉकी यहाँ पे क्रीड को मार मार के उसकी हालत खराब कर देता है। तभी आखिरी राउंड खत्म हो जाता है। तब रॉकी और क्रीड दोनों एक दूसरे को शाबाशी देते हैं और ये फाइट यहीं पे खत्म हो जाती है और चारों तरफ शोर होता है और सब कह रहे होते हैं कि इतिहास की सबसे बड़ी फाइट है, क्योंकि इतनी बड़ी फाइट आज तक नहीं हुई है और दोनों ही फाइटर ने स्टेमिना का बहुत ही खतरनाक मुजाहरा पेश किया है। लेकिन जल्दी ही क्रीड को इस मैच का विजेता घोषित कर दिया जाता है क्योंकि ये जजेस का फैसला होता है। लेकिन रॉकी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस दुनिया को दिखाना चाहता था कि वो क्या है, इसीलिए रॉकी बार बार एड्रियन का नाम पुकार रहा होता है और अब एड्रियन भागती हुई आती है रॉकी के पास और रॉकी उसे गले लगाता है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।